नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष राजकमल चौधरी द्वारा रचित कहानी ड्राइंग रूम लेकर उपस्थित हुई हूँ। लेखक ने कहानी में ड्राइंग रूम का अर्थ जीवन के अनेक अर्थों के आधार पर अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। अगर हम साधारण रूप में या शाब्दिक रूप में देखें तो ड्राइंग रूम का अर्थ होता है अतिथि कक्ष, या हम इसे मेहमानों के बैठने का स्थान भी कहते हैं। साथ ही साथ हम इसे दर्शक कक्ष भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ड्राइंग रूम घर का सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से हिस्सा होता है, जिसमें हम अपनी मनचाही सारी जीवन की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसको उसमें पूर्णतः लगाने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि यह घर का वह प्रमुख हिस्सा है जिसमें हमारे आने जाने वाले लोगों का वहां पर एक तरह से उठना बैठना दिखाई देता है, और उससे ही पूरे व्यक्तित्व का, पूरे घर का हम अंकन लगा सकते हैं। लेखक ने बड़े ही मार्मिक ढंग से स्थिति, परिस्थिति और उसमें जूझते व्यक्ति की जो आर्थिक वेदना है उसको दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि हम अमूमन ये लेकर चलते हैं कि जिस तरह से व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है वह बहुत ही सुखद और भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ण दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार जीवन में हम सबके पहनावे के आधार पर उनके जीवन की एक तरह से जो हम स्वरूप लेकर चलते हैं उसमें हम अनेक प्रकार से कई बार संदेह और भ्रम के धोखे में भी अपना आपको वहां पर व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं या जो हमारे विद्वजन हैं या जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ या हमारे जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है कि हमारे पहनावे से ही हमारे व्यक्तित्व का जो आधार है वह व्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। तो व्यक्ति अपने साज सज्जा के अनुसार अपने जीवन को व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना कहीं ना कहीं हमारी पूर्ण रूप से हमारे व्यक्तित्व को निखारते हुए प्रतीत होते हैं। वैसे ही घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे हम ड्राइंग रूम कहते हैं वह बहुत ही सुंदर, आकर्षक होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई अतिथि आता है तो वह पूरे घर में एक तरह से घूम कर नहीं, ड्राइंग रूम से ही हमारे जीवन का जो अभिव्यक्ति है, आधार है, हमारे एक तरह से हमारा जीवन की जो महत्वपूर्ण आधार है वो भी कहीं ना कहीं व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जिसका घर बिखरा हुआ दिखाई देता है, यानी कि कपड़े या अन्य हम देखें कि जो चीजें हैं वह अस्त व्यस्त रूप में दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन का वहां पर अंकन भी साधता हुआ दिखाई देता है। इसलिए व्यक्ति को हम कहते हैं कि अपने घर की जो साज सज्जा है, अपने व्यक्ति का जो पहनावे का ढंग है वह हमेशा से ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उससे ही हमारे पूरे व्यक्तित्व की परिभाषा को परिभाषित किया जाता है। लेखक ने भी अनेक आधार पर इसके रूपों को इस कहानी के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। मैंने कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं का अंकन किया है जिसके द्वारा पूरी कहानी इसमें मैं समेटने का प्रयास करूंगी। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से राजकमल चौधरी का हम संक्षिप्त में परिचय देते हुए उसके महत्वपूर्ण आधार को कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। राजकमल चौधरी का जो जीवन है या जो नाम है वह कहीं ना कहीं अनेक किंवदंतियों से भरा हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो विद्वानों का जो मत है वह पूर्णतः एक रूप वहां पर नहीं लेकर चलता। तो इनके जन्म के आधार पर और इनके नाम के आधार पर अनेक प्रकार के किंवदंतियां प्रचलित है। इन्हें भाषा में हम कहें कि दक्षता प्राप्ति, और दक्षता में भी हम देखें तो उसमें हिंदी और मैथिली में ये अधिकतर लिखने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में भी नाम के आधार पर अनेक वहां पर संदेह, भ्रम उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी इन्होंने मनिंद्र किरण के नाम से लिखा है, तो कभी स्वर्ण फूल के नाम से, पुष्पराज के नाम से, और अंत में इन्होंने अपनी रचनाओं का जो अंकन है वह राजकमल चौधरी के नाम से इतिहास में छोड़ा है।
इनके घर की जो स्थिति परिस्थिति है उसमें कहें कि पूर्ण जो परिवार का जो ये रूपरेखा देखते हैं तो उसमें जो पिताजी हैं उन्होंने उनका वैवाहिक जीवन उतना सुखद रूप में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि पत्नी की अकस्मात मृत्यु के बाद उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन वहां पर विवाह किए हुए हैं और संस्कृत परंपरा से ये आते हुए दिखाई देते हैं। राजकमल की जो शिक्षा दीक्षा है वह भी हम कहें कि बहुत ही सशक्त रूप से उन्हें वहां पर प्राप्त हुई है। वह अधिकतर अपने बालपन में या हम कहें कि बाल अवस्था में, युवा अवस्था में उनके जो घर का पारिवारिक माहौल या वातावरण कहें तो वह कड़े अनुशासनों में बीता हुआ दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जीवन पर तो पड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम शुरू से अगर नियम कायदों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं तो ताहा जिंदगी हमारी वैसे ही व्यतीत होती हुई दिखाई देती है जैसा कि हमें माहौल प्राप्त हुआ है। अगर हम उससे विपरीत उस आधार को नहीं जीते हुए दिखाई देते तो हम पूर्णतः अपने जीवन को स्वच्छंद वातावरण में ना जीते हुए दिखाई देते हुए हम कड़े अनुशासनों में अपना जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। ड्राइंग रूम कहानी का जो स्वरूप है वह बहुत ही हम कहें कि मार्मिक रूप से लेखक ने वहां पर अपनी अभिव्यक्ति दी है, क्योंकि व्यक्ति का जिस तरह का जीवन होता है उसका प्रभाव उसकी रचनाओं में यदा कदा रूप से दिखाई देता है। तो यहाँ पर राजकमल चौधरी का जो जीवन है वह कहीं ना कहीं हम कहें संपन्न होते हुए भी संपन्न नहीं दिखाई देता था, क्योंकि हम देखते हैं कि परिवार का जो जिस तरह की अवस्था है, जिस तरह का स्वरूप है और जिसमें हम जिस तरह का जीवन यापन करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि जो ड्राइंग रूम कहानी है उसमें व्यक्ति के जीवन में किस तरह से एक उथल पुथल को लेखक ने दर्शाने का प्रयास किया है। कहानी की जो नायिका है वह एक भारोपीय परिवार से मतलब यहाँ पर आई है और उसका नाम है आयरिन। आयरिन किस तरह से अपना जीवन यापन करती है और उसके घर में हम देखते हैं कि जो पात्र और भी हैं वे कहीं ना कहीं से अपने आर्थिक दशा के आधार पर अपना जीवन यापन एक तरह से व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। आयरिन एक पात्र यानी कि जो कथा का नायक है दयानंद उससे मिलती है और उससे वह प्रभावित भी होती है। प्रभावित उस रूप में कि हमें किसी को कभी भी जब अपना स्वार्थ होता है तो हम जीवन में उसके प्रति समर्पण का भाव तो दिखाई देते ही है। तो यहाँ पर जो दयानंद है वह एक अखबार में मैगजीन सेक्शन में एक संपादक के कार्यरत पर आसीन है, जिसमें वह नायिका आयरिन के जो व्यवहार से कहीं ना कहीं उसके एक व्यक्तित्व से प्रभावित होते हुए भी दिखाई देता है। पात्र दयानंद पत्रिका का प्रधान संपादक है। आयरिन उस अखबार में नौकरी के लिए दयानंद के आगे पीछे घूमती हुई दिखाई देती है, क्योंकि मैंने बोला ना जब हमारा स्वार्थ होता है तब कहीं ना कहीं हम उसके विपरीत या उसके अनुरूप कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आयरिन भी अपने घर की आर्थिक दशा दिशा को सुधारने के लिए दयानंद के आगे पीछे घूमती हुई दिखाई देती है, क्योंकि हम देखते हैं जिस घर में आर्थिक समस्या होती है उस घर में जीवन कितना कठिनाईपूर्ण, कितना मजबूरी से आहत दिखाई देता है। हर चीज की जरूरत में हम अपनी एक तरह से अंकुश लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो लेखक राजकमल चौधरी ने व्यक्ति के जीवन की समस्या, विषमता और मजबूरी का यहाँ पर करुण चित्रण दिखाया गया है कि किस तरह से जो आयरिन है अपनी छोटी बहनों के लिए इस कार्य के लिए दिन रात दयानंद के एक तरह से आगे पीछे घूमती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उसमें अपने परिवार के भरण पोषण की पूर्णतः उसकी जिम्मेदारी है उसके कंधों पर और इतनी ही इच्छा के साथ वह उस जॉब को पाने के लिए एक तरह से प्रयास करती हुई दिखाई देती है। और वो प्रयास कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अनेक समस्याओं से, अनेक आधारों पर वह चित्रित होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि एक
व्यक्ति का उसमें हम देखते हैं जब हमें नौकरी चाहिए होती है तो हमें किसी ना किसी व्यक्ति का रिकमेंड वहां पर चाहिए होता है, तो उसमें दयानंद वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता है। दयानंद के दिन रात आगे पीछे घूमती हुई दिखाई देती है और इस घूमने के आधार पर वह अपने चरित्र के अनेक आधारों से भी गुजरती हुई दिखाई देती है, क्योंकि एक महिला पुरुष जब पुरुष के संदर्भ में इस तरह से अपना जीवन आंकती हुई दिखाई देती है तो वह अनेक नामों से भी चित्रित होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि हमारा भारतीय जो समाज है वह अनेक उपनामों से भी उसको पुकारता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आयरिन अपनी नौकरी के लिए अनेक प्रकार से वहां पर अपनी स्थिति परिस्थिति को चित्रित करते हुए दिखाई देती है और इस चित्रण में वह कहीं ना कहीं दयानंद को घर आने का निमंत्रण दे देती है, जिसके कारण उसकी पूरी तरह से उसकी दशा दिशा ही बदल जाती है। जब दयानंद उसके घर में जाता है तो उसके ड्राइंग रूम से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, क्योंकि घर का प्रमुख हिस्सा देखकर ही वह पूर्णतः उसके व्यक्तित्व को एक तरह से जांचने परखने का जो भाव है वह व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर जैसे ही वह घर के अंदर उसे लेकर आती है तो वह ड्राइंग रूम से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं वह इस तरह के संवाद वहां पर व्यक्त कर देता है कि तुम्हें इस छोटी सी नौकरी के लिए क्या जरूरत है, तुम तो वैसे ही बहुत ही संपन्न लगती हो। तो यहाँ पर वह अपनी कृत्रिमता, अपने बनावटीपन का जो रूप है उसका जो भ्रम है वह तोड़ती हुई दिखाई देती है। वहां पर वह कहती है कि आप इस साज सजावट के रूप में आकर्षित ना हो, ये इसके पीछे का जो भयानक सच है उसको आप देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो वह दिखाती है कि जिस तरह से वह ड्राइंग रूम सजा धजा दिखाई देता है, उसके बाद वह कि दूसरे कमरे में लेकर जाती है तो वहां पर दयानंद अनेक पात्रों को जब वहां पर देखता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक भयभीत वाला जो संकेत है वो वहां पर दिखाई देता है। बहनें वहां पर बैठी हुई हैं, कार्य कर रही हैं, भाई वहां पर लेटा हुआ है, जिसके कारण वह अपनी पारिवारिक जो समस्या है वह दयानंद को बताती हुई दिखाई देती है कि किस तरह से व्यक्ति अपनी जरूरत के आधार पर किसी व्यक्ति की खुशामद या तारीफ करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि जब तक वह उसको नौकरी वहां पर नहीं मिल जाती वह अपने घर का लालन पालन किस तरह से कर सकती है, क्योंकि बेरोजगारी की जो समस्या है वह दिन प्रतिदिन हमारे समाज में एक तरह से निगलती चली जा रही है और उस निगलने के आधार पर व्यक्ति कितना विवश दिखाई देता है कि नौकरी के लिए वे किस तरह से गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई देता है और अपने व्यक्तित्व पर अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह को भी लगाता हुआ दिखाई देता है। घर की साज सजावट से आर्थिक स्थिति का जो अंकन लगता है व्यक्ति के लिए कितना पीड़ादायक वह और कितना असहनीय होता है, इसका मार्मिक चित्रण लेखक ने यहाँ करने का प्रयास किया है, क्योंकि इसमें आयरिन किस तरह से अपनी लाचारी का, अपनी एक तरह से आर्थिक परेशानी का जो भाव है वह दयानंद के सामने प्रस्तुत करती हुई दिखाई देती है। दयानंद उसके इस भाव को देखकर कहीं ना कहीं विचलित होता हुआ भी दिखाई देता है, क्योंकि हम मात्र केवल व्यक्ति के पहनावे से या उसकी गाड़ी से या हम देखते हैं कि उसके घर से ही हम उसके पूरे एक बैग बैलेंस का हम अनुमान लगाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कई बार हमारी दृष्टि या हमारा दृष्टिकोण ठीक भी होता है, पर कई बार हमारा दृष्टिकोण ठीक ना होने के कारण, क्योंकि हमें जो चीजें दिखाई दे रही है हम उसके आधार पर ही उसके जीवन की जो कल्पना है, उसके जीवन का जो मूर्त रूप है वह पहचानने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। पर जब वह चीजें हमारे सामने स्पष्ट होती हुई दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं हमारा मन विचलित भी होते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पर आयरिन की जो माँ है कैथरीन ठाकुर, उससे मिलने और उस आत्मशक्ति को एक तरह से जगाने का भी वहां पर प्रयास करते हुए पात्र दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि मुख्य रूप में दयानंद और आयरिन का जो संवाद है वह अनेक स्थलों पर एक मार्मिक रूप प्रकट करता हुआ दिखाई देता है।
उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से वह अपनी आर्थिक स्थिति का एक तरह से रोना रोती हुई दिखाई देती है। आयरिन 20-22 साल तक हम फ्रांस में एक तरह से रही, अपने 5 भाई बहनों का भरण पोषण करती रही। पर जब वह भारत आई और भारत आने के बाद वह नौकरी की एक आत्म इच्छा वहां पर प्रकट करती हुई दिखाई देती है, जिसके आधार पर वह अनेक प्रकार के आकांक्षाओं या हम कहें कि अनेक प्रकार की पीड़ाओं का वहां पर सामना करती हुई दिखाई देती है। एक व्यक्ति के लिए अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत, कितना परिश्रम वहां पर करना पड़ता है। यहाँ पर मैं इच्छाओं की बात नहीं कर रही, क्योंकि इच्छाएं तो पूरी होना बहुत दूर की बात है। घर की जरूरतें या मजबूरियां हमें इंसान को बहुत कुछ करने के लिए कई बार मजबूर करती हुई दिखाई देती है। तो लेखक राजकमल चौधरी ने इसी प्रकार की घटना को यहाँ पर चित्रित करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति किस तरह से अपने जीवन को जीता है और जीवन में किस प्रकार से अनेक प्रकार से समस्याओं से, षड्यंत्रों से भी कई बार घिरा हुआ दिखाई देता है। क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने अपने ही सही ढंग से अपने आप को प्रस्तुत वहां पर नहीं कर पाता और वास्तविकता कुछ और ही होती है। क्योंकि हम जैसा दिखते हैं कई बार वैसा हमारा चरित्र या हमारा रंग रूप नहीं होता हुआ दिखाई देता है। किस तरह से व्यक्ति अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देता है, अपनी पहचान बनाने के लिए अनेक प्रकार के स्वांग भी रचते हुए दिखाई देता है, जिससे जीवन में क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है, किसी दूसरे को उसकी भाप भी ना लग पाए। क्योंकि अगर किसी दूसरे को भान भी हो जाता है कि ये व्यक्ति इतना ज्यादा मजबूर है, तो सब लोग अपने आधार पर उसे आजमाने की, उससे एक तरह से उसका शोषण करने की पुरजोर रूप से कोशिश करने लग जाते हैं, जो कि काफी पीड़ादायक दिखाई